हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि संविधान होता क्या है। अगर हम देखें तो संविधान ऐसे बोलेंगे संविधान, ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक होता है सम, जिसका मतलब होता है समान, और एक है विधान। विधान का मतलब कोई विधि या फिर कोई कानून, नियम या फिर कायदा। तो इस प्रकार संविधान शब्द का मतलब क्या बनता है कि ऐसा विधान जो सब लोगों पे बराबर यानी कि समान रूप से लागू होता है, उसको संविधान कहा जाता है। जैसे कि हम देखेंगे हमारे संविधान के अंदर भी ये सब लोगों के ऊपर समान लागू होता है और सबको ये समान मानता है। तो दोस्तों, जो संविधान होता है वो किसी भी देश की नीति और सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान का मतलब हो गया सीधा सा नियम और कानून। तो दोस्तों, संविधान जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित का मतलब जो जिसका ज्यादातर या जो पूर्ण है, पूरा का पूरा हिस्सा लिखा हुआ हो, यानी कि अगर पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे लिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब क्या है? जिसका कुछ भाग लिखा हो, जिसका कुछ भाग लिखित रूप में होता है और बाकी सारा का सारा मौखिक रूप में होता है। और ये जो अलिखित संविधान है ये निरंतर बदलता रहता है, इसलिए ये अलिखित है। क्योंकि कोई भी राजा या रानी, वहाँ का जो भी हेड होगा, वो एक बार कोई भी नियम कानून तय कर देगा कि भाई ऐसे ऐसे कानून है, ये कानून है, आज से सबको फॉलो करना है, तो फॉलो करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम हमारे संविधान के बारे में बात करेंगे। जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज हम हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ऐसा नहीं है कि संविधान कुछ ही टाइम में बन के तैयार हो गया। इसके अंदर जो बदलाव आया है वो धीरे धीरे आया है, और ये बहुत पहले से जो कानून हमारे ऊपर लागू होते थे उनका ही कोई परिवर्तन रूप आज मौजूद है हमारे पास। तो सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, इससे पहले क्या होता है? 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, और उसके बाद 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और इन्हीं दोनों युद्धों के बाद शुरुआत होती है अंग्रेजों की भारत पे राज करने की। इससे पहले तो वो व्यापारी के रूप में ही काम करते थे। सबसे पहला एक्ट लेके आते हैं वो रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है कि सारे के सारे नियम कायदे कानून तैयार करना। उसके बाद एक आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद 1784 में आता है एक पीट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1813 का, 1833 का, उसके बाद 1853। उसके बाद फिर आता है एक 1858 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद फिर 1861 में आता है काउंसिल एक्ट। उसके बाद फिर एक 1892 में आता है काउंसिल एक्ट। और उसके बाद फिर 1909 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम। उसके बाद फिर 1919 मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1909 में मार्लिमेंटो के नाम से जाना जाता है। तो हम इन सब का डिस्कस अलग अलग वीडियो में करेंगे, और एक एक का डिस्कस सिर्फ एक ही वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे हैं। तो इसलिए मैंने आज सिर्फ इन चीज़ों का रेफरेंस दिया है कि हम ये चीज़ भी इसके अंदर पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं
1924 की। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान की मांग को उठाया था। संविधान सभा वो सभा थी जिसने हमारा संविधान को तैयार किया। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठी, उसके बाद में ये कैसे कैसे बनना शुरू हुआ उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 1934 में एक आदमी था एम.एन. रॉय, उसने मांग की। इन सबको ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने 24 मार्च 1946 को एक कमीशन भारत भेजा जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना, अर्थात उस सभा को बनाना जो आगे चलकर संविधान बनाएगी। तो जुलाई 1946 के अंदर इलेक्शन होता है संविधान सभा के लिए और नवंबर में इसका 1946 में गठन हो जाता है संविधान सभा का। ये संविधान सभा का गठन कैसे हुआ कि पहले जो चुनाव करवाए गए। अब ये चुनाव का तरीका क्या था? उन्होंने 389 सीटों में आवंटित कर रखा था, जिसके अंदर 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे और उसके बाद जो देसी रियासतें थी उनको 93 सीटें दी गई थी। तो इस प्रकार 389 में से अगर हम देखें तो 296 ये ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी और 73 ये दी गई थी देसी रियासतों को। तो इनके आधार पर चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद 389 लोगों का चुनाव किया गया। 389 लोग चुनाव करके आए। उसके बाद क्या होता है, जब भारत का विभाजन हो जाता है तो इसमें से कुछ लोग चले जाते हैं जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने भी इसका बायकॉट किया। संविधान सभा की पहली बैठक में ही बाहर हो गए थे वो। तो 389 में से टोटल लोग रह गए 299। ठीक है, 299 में से 229 तो ब्रिटिश प्रांतों से और 70 जो देसी रियासत थी उनमें से बच जाते हैं। और आखिर में जो हम अंत में देखेंगे 284 लोग रह जाते हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जिन लोगों का सिग्नेचर है, 11 पेजों पे इनके सिग्नेचर हैं। वैसे वो हमें छोटी छोटी बातें इसमें इतनी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जुलाई 1946 में इलेक्शन होता है संविधान सभा के लिए। नवंबर में इसका गठन हो जाता है 1946 में और इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या किया गया, जब भी कोई सभा होती है उसका एक सभापति होता है, यानी कि उसका एक हेड होता है। तो इसमें एक आदमी को हेड बनाया गया जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर जो परमानेंट है या जो स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 2 उपाध्यक्षों का भी चुनाव होता है। 2 उपाध्यक्ष होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है H.C. मुखर्जी, यहां लिख देता हूं मैं, H.C. मुखर्जी। और दूसरे होते हैं एक कृष्णमाचारी।
इनका पूरा नाम था वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, वीटी आगे लगा सकते हैं, वीटी कृष्णमाचारी। ये दो लोग उपाध्यक्ष थे इसके, और जो परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद एक मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर क्या होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो एक भाषण देते हैं, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि उनकी 3 मीटिंगें हो चुकी थी। इसके बाद क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, जिसके दौरान क्या हो जाता है कि जो मुस्लिम लीग की सीटें थी ज़्यादातर वो पाकिस्तान के साथ चली गई, और हिंदुस्तान में टोटल कितनी रहेगी, 299 टोटल सीटें 299 थी। इनका जो बंटवारा था वो सांप्रदायिक आधार पे किया गया था। इनके अंदर जैसे कि 213 लोग तो सामान्य थे, सामान्य में हिंदू वगैरह सब आगे थे। उसके बाद 4 सिख और 79 मुस्लिम्स थे। इस आधार पे इनका बंटवारा किया गया था, ठीक है। और ये टोटल सीटें उस टाइम थी 296, ठीक है। ये ब्रिटिश प्रांतों की बात है भाई, ब्रिटिश प्रांतों में से, देसी रियासतों की बात नहीं है। इसमें से जो बाकी बच गई वो देसी रियासतों की थी, और उसके बाद कुछ लोगों का विलय हुआ, कुछ कम गए, कोई आए, ऐसे चलता रहा। तो अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आज़ादी के बाद क्या होता है। जो हमारा संविधान है वो तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो जाता है, और 26 जनवरी 1950 को वो लागू होता है। और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते सब, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि गणतंत्र दिवस होता है क्या है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अब हम कुछ संविधान के बारे में बात करते हैं कि हमारे संविधान में क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंदर क्या है, जब ये बना था 395 अनुच्छेद थे और 22 इसके भाग थे। ये जो अनुच्छेद हैं अब तो ये हो गए 470 प्लस पहुंच गए, और ये जो भाग थे अब 25 हो चुके हैं। और अनुसूचियां थी वो थी, जब ये संविधान बना तब थी 8, और अब कितनी होगी, वो 12 हो चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से 250 अनुच्छेद जो 1935 का भारत अधिनियम था उससे लिए गए हैं, 250 डायरेक्ट इधर से इधर। और जो हमारा संविधान है उसके अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को शामिल किया गया 24 जनवरी 1950 में। यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पहले तय हुआ था कि राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा, राष्ट्रीय गान कौन सा होगा। और इनके बारे में भी हमें पता है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होता है, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय होता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिख देते हैं हम। राष्ट्रगान का तो सभी को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर, वैसे रविंद्र है वो, रविंद्रनाथ टैगोर। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, 1947 में, यानी कि आज़ाद होने से कुछ टाइम ही पहले, ठीक है। और इसको बनाया किसने था, जो ये तिरंगा है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इसको
तैयार किया था भाई, हमारा जो तिरंगा है। और अगर हम संविधान के बारे में कुछ और बातें करें तो जो हमारा संविधान है वो हाथ से लिखा हुआ है भाई, हस्तलिखित है, ठीक है। तो हमारे संविधान को लिखा किसने? लिखा भाई प्रेम बिहारी राय नारायण ज़ादा। इन्होंने हमारे संविधान को सबसे पहली बार लिखा था इंग्लिश में, इटैलिक में। और इसके बाद जो इसका डिज़ाइन तैयार किया था वो क्या था? मदन लाल बोस। और दोस्तों ये बात थी सिर्फ हिंदी की। अगर बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश में एक था वसंत कृष्ण वैद। इन्होंने दोस्तों इसको हिंदी में लिखा था। और दोस्तों ये एक नंदलाल बोस थे जो उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। जो ये प्रेम बिहारी जी ने लिखा था, ये लिखा था लगभग 6 महीने में। और हमारे संविधान के अंदर कुल जब शब्द थे 1,45,000। अब तो ये बढ़ गए हैं काफ़ी, कभी कम भी हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो यही चलता रहता है। नियर अबाउट 1,45,000 उसके अंदर शब्द थे। और अगर पेज की बात करें तो जो हमारा संविधान है वो 251 पेजों पे लिखा गया है। इसको बनने में समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और दोस्तों अगर बात करें इसके ऊपर खर्चा कितना था, तो 63,96,729 रुपये इसके ऊपर उस टाइम खर्च आया था दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी हमारे संविधान के बारे में, कुछ मौलिक सी, कुछ बिल्कुल आधारभूत बातें थी जो सबको लगभग पता होनी चाहिए। और संविधान के बारे में और भी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई पॉज कर करके देखें। अगर आपको ये सारा लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और जो मैंने बोला आप उसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अब कोरोना टाइम में छुट्टियां चल रही हैं, तो घर बैठे बैठे कुछ नॉलेज ही हो जाए तो अच्छी बात है। खुद नॉलेज लो और शेयर करो, किसी के भरोसे मत बैठो। सरकार स्कूल खोलेगी तब स्कूल जाएंगे, पढ़ाई होगी। सरकार का तुम्हारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं फैमिली के अंदर, या बड़े भाई बहन हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठाएं, क्योंकि सरकार हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल क्या होगा। पढ़ाई है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना तो सब अंधकार है। आने वाले टाइम में जो देश का भविष्य है उसका क्या हाल हो जाएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घर पे रहें, सेफ सुरक्षित रहें, बाहर न निकलें, घर पे बैठे बैठे ही पढ़ें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा, जितना भी पढ़ सको। लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ो, क्योंकि पहले भी बहुत टाइम निकल चुका है और आगे भी निकल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू।